बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। अगर हम बीएससी के स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स हों या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो बी कोर्स का पेपर होता है मैकेनिक्स का, उसका जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पेपर अटैम्प्ट करते हुए इस सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है कि जो बुक है गौरी साहब की, मैकेनिक्स की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी, उसके अंदर इससे रिलेटेड मटेरियल नहीं गिवन, लेकिन पेपर में एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। इस वजह से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सेक्शन में फेस आती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अब हम कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें तकरीबन 35 to 36 लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर के अंदर हम तकरीबन एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हो इस पूरी सीरीज़ को देख लेगा, इसको स्टडी कर लेगा, तो उसका ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद अगर आप पिछले 10-15 साल के कोई भी पेपर उठा लें मैकेनिक्स के, जो बी कोर्स का ए पेपर होता है जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कोलिजन से रिलेटेड जो इस सीरीज़ में मौजूद ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स की इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज से मैं ये सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स की, और आज इसका पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कोलिजन्स का, और 2 हमारे पास लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये दोनों लॉज हम डिस्कस करेंगे, और ये दोनों लॉज हैं ये कोलिजन के हर जो है प्रॉब्लम के अंदर इनका इस्तेमाल होगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी सीरीज़ में जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करें वो उनको एक ही पैटर्न पे एक ही जैसे स्टेप्स के साथ करें, ताकि आपके को समझने में बहुत आसानी हो। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर ये 2 जो लॉज हैं इनका बड़ा रोल होगा। हर प्रॉब्लम के अंदर इन्हीं 2 को हमने यूज़ करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले देखते हैं कि कोलिजन्स क्या होती है। कहता है कि 2 बॉडीज आर सेड टू बी इम्पिंज और कोलाइड डायरेक्टली। 2 बॉडीज की को हम कहेंगे कि ये इनकी कोलिजन जो है वो डायरेक्ट कोलिजन है। कब? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईच, जब उनकी जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की डायरेक्शन है, इज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, उनकी जो मोशन है उसकी जो डायरेक्शन हो वो उनके कॉमन नॉर्मल के ऊपर हो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब वो टकरा रहे हों। तो अब हमने देखना है कि इस कॉमन नॉर्मल का क्या मतलब है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई तो फिर आपको डायरेक्ट कोलिजन की भी समझ आ जाएगी। नॉर्मल को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है। जब भी कोई कर्व आपके पास हो और एक लाइन उसको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर जाए तो, और उसको क्रॉस ना करे, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है जो इसको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और एक लाइन जो इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन से परपेंडिकुलर होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ठीक है जी। तो ये जो लाइन है जो इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल लाइन कहलाती है। ठीक है जी।
ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। फर्ज करें इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और स्फीयर है, और ये जो लाइन, इसके लिए भी ये लाइन डेफिनेटली टेंजेंट लाइन कहलाएगी। और जो इस पे परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, दैट इज नॉर्मल लाइन। अब ये दोनों अगर मूव कर रहे हों, अब अगर इन दोनों को मैं क्लोज ले आऊं, आपस में जोड़ दूं, तो अब ये जो लाइन थी मेरे पास, ये चूंकि नॉर्मल लाइन इसकी भी थी, इसकी भी थी, अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये चूंकि इसकी एक पॉइंट को भी टच कर रही है और इसको भी, तो ये कहलाएगा कॉमन टेंजेंट और ये कहलाएगा कॉमन नॉर्मल। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट इस कॉमन नॉर्मल लाइन के ऊपर मूव करते हुए एक दूसरे के साथ टकराएं, यानी चाहे वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी दोनों इस तरफ जा रहे हों, एक की स्पीड पिछले वाले की ज़्यादा हो, अगले वाले की कम हो, तो ये पीछे से उसको जाके कोलाइड करेगा। या ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों तो आके टकरा जाएं। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, अगर इनकी जो मोशन है वो अलोंग दिस लाइन हो, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिजन। यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों मूव कर रहे हों, एक दूसरे की तरफ आ रहे हों या एक दूसरे को फॉलो कर रहे हों और आपस में उनकी कोलिजन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिजन। और अगर ऐसा नहीं है, फर्ज करें ये इधर से आ रहा है ये वाला, और ये वाला ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, ठीक है जी। अब ये दोनों आके कहीं इस पॉइंट के ऊपर या इस किसी एक पॉइंट के ऊपर, फर्ज करें एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और यहाँ पे आके कोलिजन हो जाती है, तो ये जो कोलिजन होगी ये डायरेक्ट कोलिजन नहीं होगी। क्यों? कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग इनकी मोशन नहीं है। तो ऐसी कोलिजन जो अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल ना हो, उसको हम कहते हैं ओब्लीक कोलिजन, ठीक है जी। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आइदर और बोथ इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, द इम्पैक्ट इज सेड टू बी ओब्लीक, दैट इज बॉडीज इम्पेंज ओब्लिकली। तो ये बेसिकली दो हमारे टाइप की कोलिजन्स हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिजन और एक को कहते हैं हम ओब्लीक कोलिजन। तो चाहे डायरेक्ट कोलिजन हो चाहे ओब्लीक कोलिजन हो, दोनों में ये दोनों लॉज जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 16 से 17 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो डायरेक्ट कोलिजन से रिलेटेड हैं, और एक आध प्रॉब्लम उनमें से लाजमी जो है वो पेपर में आ जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड कि कोलिजन में भी इलास्टिक और इन इलास्टिक। कोलिजन जो है वो इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। अब इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? कि वो कोलिजन जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहे, ठीक है जी। यानी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो शुरू में तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप सम करें, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और कोलिजन हो और कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को आप सम करें, तो ये बिफोर और आफ्टर कोलिजन अगर सेम आए तो फिर हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। या काइनेटिक एनर्जी, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलास्टिक कोलिजन होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है जी। सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो ये हो गई जी इलास्टिक कोलिजन। और अगर इस तरह ना हो, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में डिफरेंस हो, तो फिर हम कहते हैं वो कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक है, ठीक है जी। अब जितनी भी रियल लाइफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन होती हैं वो ऑलमोस्ट मोर और लेस जो है वो इन इलास्टिक होती हैं, ठीक है जी। उनमें क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो वहाँ से हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ हीट में चली जाती है, कुछ साउंड में चली जाती है। तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर काइनेटिक जो एनर्जी है कोलिजन के बाद, उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती हैं। तो रियल लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट मोर और लेस तकरीबन जितनी भी कोलिजन होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं, जिसमें बिलियर बॉल वगैरह जो हैं जो बहुत रिजिड बॉडी हैं उनकी जो कोलिजन्स होती हैं वो जो है वो इलास्टिक हो सकती हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट है कि व्हेन टू बॉडीज
स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मसलन एक छोटी गाड़ी है, कहीं पे खड़ी हुई है या जा रही है, पीछे से एक बड़ी गाड़ी आती है, उसके साथ जब कोलिजन होती है तो उसको साथ ही उठा के वो आगे ले जाती है, यानी आपस में वो दोनों स्टिक हो जाती हैं। तो वो जो कोलिजन कहलाती है वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाती है। यानी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन के बाद जुड़ जाएं, स्टिक हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों सूरतों में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो वैलिड रहता है। यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो दोनों केसेस में, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों में वैलिड है। पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। बस करें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हम तमाम प्रॉब्लम के अंदर जो फिगर है वो तकरीबन यही वाली बनाएंगे, इस तरह की होगी। उसमें क्या होगा कि दरमियान में हम उसकी मैस लिखेंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ इसकी m1 है, इसकी m2, और ऊपर इनके वेलोसिटीज लिखेंगे बिफोर कोलिजन के। यानी हम m1 जो है वो कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है, m2 जो है वो u2 के साथ मूव कर रहा है, और आफ्टर कोलिजन m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। ये हर प्रॉब्लम के अंदर हम ऐसी फिगर बनाएंगे और इसी तरह ही लिखेंगे। यानी ऊपर जो वेलोसिटी लिखी होगी वो बिफोर कोलिजन की, और आम तौर पे जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज हैं यानी बिफोर कोलिजन वाली, उसको हम ये करेंगे कि u से डिनोट करेंगे और आफ्टर कोलिजन वाली को v से करेंगे। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम क्या होता है कि मैस इनटू वेलोसिटी। तो अब इसकी मैस जो है m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और इसका हो जाएगा m2 u2, और आफ्टर कोलिजन जो कि वेलोसिटी चेंज हो गई है तो मैस तो सेम ही रहेगी, तो m1 v1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2 v2। अब बिफोर कोलिजन के लिए इन दोनों का आपस में सम कर दें और आफ्टर कोलिजन में इन दोनों का सम कर दें, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। इफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 and u2 respectively collide directly and let v1 and v2 be their velocities after collision, then m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। तो ये है जी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हर प्रॉब्लम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा लॉ हमारे पास है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब देखेंगे कि ये क्या है, ये बहुत आसान है। अब इसमें वेलोसिटीज का आपने डिफरेंस लेना है। बिफोर कोलिजन जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं वो u1 है u2 है, तो इसका डिफरेंस आ जाता है u1 और u2, और आफ्टर है v1 माइनस v2। अब ये लॉ ये कहता है कि v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, यानी जो इनकी रेशो है वेलोसिटीज की आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जी इक्वल होती है माइनस ई के। क्या जी, इनकी जो रेशो होती है वो इक्वल होती है माइनस ई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेशो ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। और आमतौर पे इसको जब हम यूज करेंगे तो इस फॉर्म में यूज करेंगे, यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स u1 माइनस u2। अब यहाँ पे e क्या है? e कहलाता है मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और रेस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडीज के डिफरेंस आपने लेना है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज का और बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन के साथ आपने क्या करना है? माइनस ई लगा देना है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये है जी न्यूटन रेस्टिट्यूशन लॉ भी इसको कहते हैं और न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ भी कहते हैं। ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये दोनों हर प्रॉब्लम के अंदर कोलिजन में यूज होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर आगे प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी बेसिस की और इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको एक नया लेक्चर मिले और आपको उसका पता भी चल जाए कि अपलोड हो चुका है, तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको हर लेक्चर का मिले। इन इम्पोर्टेंस
जो लेक्चर्स हैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।